हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी हर बार औरत ही क्यों, भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रीति अपने स्वाभिमान के साथ हो रही हरकतों से परेशान होकर अब अपने ससुर का सच, जो राहुल के पिता भी थे, सामने लाने की ठान लेती है। उसे अभी भी राहुल से बहुत उम्मीदें थी कि राहुल उसकी बात का यकीन करेगा और अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाएगा। रात को जब राहुल घर आता है और वो फिर वही करता है, तकिया उठाया और दूसरे कमरे में चलने लगा। तभी प्रीति ने राहुल को रोकते हुए कहा, सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर राहुल गुस्से से बोलता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। तब प्रीति रोने लगती है और दर्द भरी आवाज में बोलती है कि हो सकता है कि आप इस शादी से खुश ना हो और ये भी हो सकता है कि मैं आपको पसंद ना हो, पर आप मानो या ना मानो, मैं हूँ तो आपकी पत्नी ही। ये सच तो आप भी नहीं झुठला सकते। एक पति अपनी पत्नी को चाहे कितना भी नापसंद क्यों ना करता हो, पर उसकी इज्जत से खेलने वालों को कभी माफ नहीं करता। तभी राहुल बहुत ही हल्के तरीके से इस बात को लेकर बोलता है कि तुम बच्ची तो हो नहीं, खुद अपनी रक्षा और ध्यान रख सकती हो। और क्या अभी तक मैंने ही तुम्हारी इज्जत की रक्षा की है जो अब करूं? प्रीति तो ये सुनकर जैसे होश ही उड़ गई। एक पति अपनी पत्नी की इज्जत को लेकर ऐसा कैसे सोच सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था राहुल की बातों पर, क्योंकि जिस घर की वो बहू थी, उन्होंने प्रीति को संस्कारी बहू नहीं, संस्कारी पुतला बना दिया था। और खुद उनका लड़का ऐसी गंदी और बेशर्मी वाली बातें कर रहा था। प्रीति को राहुल की इतनी ही बात सुनकर समझ जाना चाहिए था कि राहुल उसकी कोई मदद नहीं करने वाला, पर वो नहीं मानी। और मानती भी कैसे, बात जो उसकी इज्जत की थी। राहुल को परवाह हो या ना हो, पर प्रीति को खुद की इज्जत की परवाह थी। इसीलिए वो बोलती चली गई, बजाय इसके कि राहुल क्या जवाब दे रहा है। और फिर प्रीति ने वो कह डाला जिसे सुनकर राहुल के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो गुस्से से लाल हो चुका था और जैसे ही प्रीति ने उसके पिता का नाम लिया, वो अपना गुस्सा काबू में नहीं कर सका और झुंझलाकर प्रीति को इतना मारा कि प्रीति की चीखें घर के हर कमरे में सुनाई देने लगी। बड़ी भाभी ने तो बोला कि चलो, हमारे बाद आज इसका नंबर आया। ननद ने बोला चलो, इनकी तो आज भैया ने बोहनी ही कर दी, अब रोज ही मार कुटाई होगी इनकी। और सास ने बोला कि इस लड़की में जरा भी संस्कार नहीं है। कौन पति अपनी पत्नी को नहीं मारता, पर पत्नी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इतनी जोर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए, कॉलोनी वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। फिर प्रीति के ससुर ने कहा, अरे आज उसका पहला दिन है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी बेचारी को। पर वो अच्छे से समझ गया था कि प्रीति ने पक्का ही उसकी हरकतों के बारे में राहुल को बताया, जिससे राहुल इतने गुस्से से पीट रहा है। मारते मारते जब प्रीति बेजान हो गई, तब राहुल उसे ऐसे ही छोड़कर दूसरे कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह तक प्रीति ऐसे ही जमीन पर पड़ी रही। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह के 8 बज चुके हैं। वो एक पल को भूल गई थी कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। पर जैसे ही वो जल्दी में उठी, उसके शरीर के जख्मों के दर्द ने याद दिलाया कि उसको कल राहुल ने कितनी बुरी तरह से पीटा है। फिर भी वो संस्कारी बहू होने के फर्ज को निभाती रही। वो जल्दी जल्दी नहाकर नीचे गई और पूजा की। फिर भागकर रसोई घर में जाने लगी तो बड़ी भाभी ने जो उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला, वो दंग रह गई। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे माफ कर दीजिए, आज आंख जरा देर से खुली, पर मैं जल्दी ही सबके लिए खाने में कुछ बना दूंगी। तब भाभी बोलती है कि तू बहाने मत बना, मैं सब जानती हूँ कि तू रात भर क्या करती है और इधर आकर नाटक कर रही है। प्रीति पढ़ी लिखी थी, तू जैसे शब्द उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और ससुराल में ऐसी इज्जत, पर फिर भी वो चुप रही, पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। फिर प्रीति अपनी सास से बात करने उनके कमरे में गई, पर वहाँ सास के जगह उसका ससुर मिल गया। प्रीति उन्हें देखकर डर गई और जैसे ही वो भाग पाती, उसने फिर से प्रीति को दबोच लिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके जख्मों को और कुरेदने लगा। प्रीति को जो पीड़ा हो रही थी, वो आंखों से बहते लगातार आंसू बयान कर रहे थे, पर वो चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो ससुर की धमकी, ऊपर से कौन प्रीति की बात पर भरोसा करता। और वैसे भी प्रीति का ससुर कहाँ मानने वाला था। ये शादी आखिर उसने करवाई भी अपने लिए ही थी। फिर जैसे तैसे करके प्रीति उसके चंगुल से भाग गई।
वो भागते भागते घर के बाहर निकल गई और अपने घर की तरफ चलने लगी। उसने ठान लिया कि वो ये सब अपने साथ होने नहीं दे सकती। वो इस घर में राहुल के लिए आई थी और वो एक पति को ही अपने सारे हक देगी, पति के पिता को नहीं। पर जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुंची तो उसका फोन बज उठा। अरे ये तो माँ का फोन है। उसने झट से फोन उठाया। हेलो माँ, आप कैसे हो? मैं घर आ रही हूँ माँ। तब प्रीति की माँ बोलती है कि अभी यूं अचानक से क्यों आ रही है? सब ठीक है ना बेटा? प्रीति ने बोला कि माँ, मेरे साथ यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। सब मुझे तकलीफ ही पहुँचा रही हैं। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। तब प्रीति की माँ ने उससे बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे ससुराल छोड़कर मायके आ जाना मुसीबत और बदनामी को न्योता देना है। और क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, जो मांगा वो दिया, कि तुम आगे जाकर हमारी इज्जत को धूल में मिला दो? सबका ससुराल एक जैसा ही होता है। लड़की को ही या तो सब ठीक करना पड़ता है या फिर इन सब की आदत डालनी पड़ती है। पर लौटकर मायके कभी नहीं आती। और फोन काट दिया। प्रीति एकदम खामोश हो गई, जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। वो ये सोचकर ससुराल से भाग निकली थी कि वो अपनी इज्जत को बचाने अपने घर, अपने पिता की छांव में जाएगी, जहां उसे सुरक्षित महसूस होगा। पर उसकी माँ ने तो उसके विदा होते ही वहां जैसे उसके लिए ताला लगा दिया हो। अब मैं कहाँ जाऊं? क्यों भगवान मेरे साथ ही क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? फिर वो चुपचाप अपने ससुराल वापस आ जाती है और इसे ही अपनी नियति मान लेती है। अब तो जैसे प्रीति की यही दिनचर्या हो गई थी। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, घर के सारे काम अकेले ही करना, फिर मौका मिलते ही ससुर का प्रीति पर गंदी नजर डालना और बचा हुआ राहुल पूरा कर देता था, उसे मार मार कर अधमरा कर देना। प्रीति को जैसे सपने मिलकर जिंदा लाश बना दिया हो। उसे कोई मर्द देख भी ले तो वो सहम जाती कि कहीं ये भी तो मेरे साथ, और फिर भागकर कमरे में घुस जाती और अकेले ही घंटों तक रोती रहती। प्रीति को लगा कि अब उसके साथ इससे भी बुरा क्या हो सकता है। पर प्रीति यहाँ भी गलत ही साबित हुई। सच ही कहते हैं कि एक लड़की का ना तो मायका ही घर होता है और ना ही ससुराल का घर। प्रीति 25 सालों तक अपने पिता के घर पर रही, पली बढ़ी, दोनों के सुख की छांव में रही, कलेजा का टुकड़ा भी थी। फिर शादी से सब कुछ बदल क्यों गया? क्यों माँ की खुद की कोख से जन्मी लड़की किसी और की हो गई और मायके से तो उसका नाता ही तोड़ दिया गया। खैर, बात करते हैं प्रीति की। अभी और क्या बचा था उसकी जिंदगी में इससे भी ज्यादा बुरा होने को। रोज की तरह प्रीति अपने सारे काम करके बचे हुए छोटे मोटे काम निपटा रही थी। पर आज उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उसने सुबह से खाना भी नहीं खाया था। मायका होता तो सब आगे पीछे लग जाते, पर ये तो ससुराल है। यहाँ तो बहू को ही सारे संस्कार अपनाने होते हैं। रात के 11 बज चुके थे। प्रीति बहुत थक गई थी, शायद इतना कि अब वो बेजान सी हो रही थी। थोड़ी हिम्मत करके वो जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंची और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। तभी नशे में डूबा राहुल कमरे में आता है और ना जाने किस बात पर बहुत ही बौखलाया हुआ होता है। वो इतने नशे में होता है कि ना तो उससे अच्छे से चला जा रहा था और ना ही कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने प्रीति को बिस्तर में लेटा हुआ देखा तो उसके पास जाकर वो भी लेट गया। प्रीति सो रही थी कि अचानक से उसकी नींद खुली तो वो बहुत डर गई। उसे लगा कहीं फिर से राहुल के पिता तो नहीं है। पर वो जब पलटकर देखती है तो उसे राहुल दिखता है। वो उसे देखकर खुश तो बहुत होती है, पर साथ में उसे आश्चर्य भी होता है कि आज यूं अचानक राहुल उसके इतने करीब कैसे आ गया। पर वो इतनी थकी थी, उसने राहुल से ना कुछ पूछा, बल्कि वो बहुत खुश हुई कि उसकी जिंदगी में शादी के बाद कुछ तो अच्छा हुआ। वो राहुल को अपने करीब देखकर बहुत खुश हुई। शादी की पहली रात जब राहुल उससे मुंह मोड़कर दूसरे कमरे जाकर सो गया था, आज इतने दिनों बाद वो रात मुकम्मल होने जा रही थी। पर अचानक से राहुल के जुबान से कुछ ऐसा निकल गया जिसे सुनकर प्रीति के एक बार फिर से होश उड़ गए। प्रीति ने सोचा था शादी के इतने दिनों बाद ही सही, पर राहुल ने उसे अपना लिया है। पर वो कैसे भूल गई कि ये रात अगर मुकम्मल हुई भी है तो राहुल के नशे में, और फिर राहुल को मेरे साथ होने पर मेरा नाम लेना चाहिए। फिर ये दीप्ति कौन है? राहुल के साथ की अपनी पहली रात में किसी और लड़के का नाम सुनने के बाद भी प्रीति चुप रही, पर उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो इस दीप्ति के बारे में पता करके ही रहेगी।
फिर अगली सुबह राहुल ऑफिस के लिए निकलता है और उसके पीछे पीछे प्रीति भी निकल पड़ती है। प्रीति राहुल का पीछा करती है तो राहुल ऑफिस जाने से पहले घर की तरफ जाता है। प्रीति भी उसके पीछे उस घर में पहुंच जाती है। प्रीति देखती है कि उस घर में एक औरत अकेले रहती है। फिर राहुल कमरे के अंदर चला जाता है। फिर प्रीति बात की सच्चाई जानने के लिए उस घर के अंदर तो नहीं जा पाती, पर जिस कमरे में राहुल और वो लड़की साथ होते हैं वहाँ की एक खिड़की में खड़े होकर सारा तमाशा चुपचाप देखती रहती है। वो लड़की राहुल की बाहों में होती है और राहुल भी उसे प्यार भरी नजरों से देखता है। वो बहुत देर तक आपस में बात करते हैं। फिर दोनों ही घर से निकलकर राहुल के ऑफिस के लिए चल देते हैं। प्रीति फिर से उनका पीछा करने लगती है, पर उसके मन में ये बात तो साफ हो गई थी, राहुल इसीलिए उसे पसंद नहीं करते क्योंकि इनका इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और शादी तो सिर्फ घर वालों के कहने पर ही की है। प्रीति अंदर ही अंदर बहुत रोती है। उसे ये सब देखकर यकीन ही ना हो रहा हो। फिर राहुल और वो लड़की ऑफिस पहुंच जाती हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। फिर प्रीति भी जैसे ही ऑफिस पहुंचती है और अंदर जाने लगती है, तब वहां का नौकर उससे पूछता है कि मैडम आप कौन। तब प्रीति उसे बताती है कि मैं राहुल सर की पत्नी हूँ और वो जोर से हंसता है और उसे बोलता है कि क्या मैडम आपने सुबह से ही चढ़ा रखी है क्या? कोई जरूरी काम हो तो बताओ, नहीं तो चलते बनो। तब प्रीति फिर उसे गुस्से से बोलती है कि मैं ही राहुल सर की पत्नी हूँ जो अभी अभी अंदर गए हैं। तब नौकर भी गुस्से में बोलता है कि हाँ वही राहुल सर हैं जो अंदर गए हैं, पर अपनी पत्नी दीप्ति मैडम के साथ। इतना सुनकर जैसे प्रीति को दिन में ही तारे दिख गए हों। दीप्ति मैडम उनकी पत्नी है? तब नौकर बोलता है कि हाँ, राहुल और दीप्ति मैडम की शादी हुए 2 साल हो गए हैं और दीप्ति मैडम ही राहुल सर की पत्नी है। तब प्रीति वहाँ उससे बिना कुछ बोले ही बेसुध होकर धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। इतना कम दुख था उसकी जिंदगी में कि अब ये भी, और लड़की के साथ चक्कर तो मान सकती हूँ, पर पत्नी वो भी 2 साल से, मतलब मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। पर अगर ऐसा ही करना था राहुल को तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, और अब क्या होगा मेरा? ना तो अब मैं मायके की हूँ और ना ही ससुराल की, और ना ही अब राहुल की ही रही। प्रीति बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी क्योंकि माँ ने तो मायके के दरवाजे पहले ही बंद कर दिए थे और ससुराल के लोग उसे इंसान नहीं समझते थे और ससुर तो हर वक्त उसे दबोचने की ताक में रहता। एक बची थी उम्मीद राहुल से, तो उसने भी दूसरी औरत का नाम देकर पूरी कर दी। चलिए जानते हैं प्रीति का फैसला। प्रीति खुद को हारा हुआ मानकर जब घर पहुंचती है तो अपने कमरे में अपने आप को बंद करके जोर जोर से रोती है। उसकी आवाज हर कोई सुन सकता था, पर भला प्रीति की चिंता किसे थी? उन लोगों ने तो जैसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। फिर जैसे तैसे प्रीति ने खुद को संभाला और राहुल से साफ साफ बात करने की सोची। रात का वक्त हुआ, राहुल कमरे में आया और फिर तकिया उठाया और बाहर की तरफ चलने लगा। तभी प्रीति ने उससे पूछा कि ये दीप्ति कौन है? दीप्ति का नाम प्रीति के मुंह से सुनकर राहुल के तो जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। राहुल ने बात को घुमाते हुए कहा, कौन दीप्ति? किसकी बात कर रही हो तुम? तब प्रीति ने बोला कि वही दीप्ति जिसके साथ आप हर रोज ऑफिस जाते हैं। राहुल हैरान हो गया कि प्रीति को दीप्ति के बारे में पता कैसे चला। ये बात तो खुद राहुल ने अपने परिवार वालों को 2 सालों तक नहीं बताई। फिर ये बात प्रीति को कैसे पता चली? उसने बोला कि मैं किसी को नहीं जानता और तुम भी मुझसे फालतू बात मत किया करो, और बिना कोई बात सुने दूसरे कमरे में जाकर सो गया। प्रीति हैरान होकर उसे देखती रही कि बड़ा अजीब इंसान है, कितना ही झूठा है। लोग तब झूठ बोलते हैं जब उनका सच किसी के सामने ना आ जाए, पर ये सच के सामने होते हुए भी इतना नाटक। फिर वो मन में सोचती है कि जिस तरह मुझे राहुल की पहली शादी के बारे में नहीं पता था, हो सकता है दीप्ति भी राहुल की दूसरी शादी के बारे में ना जानती हो, क्योंकि अगर दीप्ति राहुल से प्यार भी करती हो या ना करती हो, पर खुद के होते हुए दूसरी शादी करवाना इसके लिए तो कभी नहीं मानेगी। मर जाएगी पर मानेगी नहीं, क्योंकि कल रात जो भी किया राहुल ने मेरे साथ, उसके बाद तो कोई पत्नी बर्दाश्त ना करे। मैं भले ही राहुल को नहीं जानती और ना ही कभी बात की, और प्यार तो बहुत दूर की बात है, पर किसी और औरत के साथ तो कभी भी नहीं देख सकती। ये सच तो सबके सामने लाना ही होगा।
मन में ऐसे सवाल जवाब करके प्रीति अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अगली सुबह प्रीति ने अपने सारे काम निपटाए और राहुल के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। पर राहुल भी बहुत होशियार था, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया जिससे प्रीति के हर सवाल से बचा जा सकता था। आज राहुल ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? समय तो हो गया है, अब तो उन्हें देर भी हो रही है। प्रीति राहुल को ऑफिस ना जाते हुए देखकर बार बार परेशान हो रही थी। फिर अचानक से बाहर एक टैक्सी आकर खड़ी हो गई। उससे ड्राइवर उतर आया और उसने पूछा कि हाँ, राहुल सर कौन है? तब राहुल तुरंत बाहर आता है और उस ड्राइवर से बोलता है कि अरे तुम आ गए, थोड़ा इंतजार करो, मैं बस सामान लेकर अभी आया। प्रीति हैरान हो जाती है कि कहीं राहुल घर छोड़कर तो नहीं जा रहे। वो तुरंत पास खड़ी अपनी सास से पूछती है कि माँ जी, राहुल कहाँ जा रही हैं? वो भी इतनी सुबह यूँ सामान लेकर? तब प्रीति की सास ने बोला कि अरे राहुल ने तुझे नहीं बताया कि वो ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए विदेश जा रहा है, कुछ महीनों के लिए। प्रीति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विदेश, वो भी ट्रेनिंग? पर कैसे, यूं अचानक से? तब प्रीति की सास प्रीति को ताने मारकर कहती है, तो क्या तुझे कार्ड भिजवाए या तुझसे इजाजत लेकर जाए? काम है तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर प्रीति भागकर राहुल के पास जाती है और उससे कल रात अपने सवालों के लिए माफी मांगने लगती है कि उसे कल रात के सवालों के लिए इतनी बड़ी सजा ना दे। वो कैसे रहेगी उसके बिना? और उसकी शादी को तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। फिर ना जाने कब तक के लिए वो विदेश जा रहा है। राहुल उसे गुस्से से बोलता है कि मैंने तो तुमसे साफ बोल दिया था कि तुम मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती। तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, तो अपने बहू होने के फर्ज को निभाओ और मुझे जाने दो। प्रीति राहुल के पैरों में गिर जाती है और जोर जोर से रोकर उसे अपने रिश्ते की दुहाई देती है। पर राहुल उसकी एक नहीं सुनता और सामान उठाकर चला जाता है। प्रीति भागी भागी अपनी सास, भाभी, नंद सबके पास जाती है, उनके पैरों में गिरती है और सबसे भीख जैसे मांगने लगती है कि कोई तो राहुल को रोक लो, वो उनके बिना नहीं रह पाएगी। पर उसकी बातों को कोई नहीं सुनता और सब वहाँ से चले जाते हैं। प्रीति खुद को एक लाचार और बेबस इंसान से ज्यादा नहीं समझती, क्योंकि जिस तरह वो सबसे भीख मांग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि प्रीति खुद को खो चुकी है। उसका आत्मसम्मान तो लगता है इन लोगों ने कौड़ियों के दाम बेच डाला। अब प्रीति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। पति छोड़कर चला गया, माँ ने मायके के दरवाजे बंद कर लिए। ससुराल में रही तो ससुर का हर रोज शिकार बनूंगी, बाहर कहीं गई तो घर की इज्जत डूब जाएगी। मरना चाहती हूँ, पर अगर मर गई तो उसमें भी बदनामी होगी। ना जाने लोग कौन सा इल्जाम लगा दे मुझ पर, जिसका भुगतान मेरे माँ बाप और बहन को करना पड़े। इतना सब होने के बाद भी प्रीति चुप रही। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक दिन प्रीति के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को और भी नर्क बना देने वाला था। आगे फिर क्या हुआ प्रीति के साथ, ये जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।